हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हमने लेबर लॉ की क्लासेस स्टार्ट करी थी जिसमें हमने सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है उसको क्या किया है, पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इन डिटेल सारी चीज़ें हमने उसमें कवर अप की थी एंड आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें कि मैंने आपको बताया था स्ट्राइक एंड लॉकआउट के रिगार्डिंग में कि स्ट्राइक और लॉकआउट जो है आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स में भी मिल सकते हैं और लॉन्ग आंसर भी एक मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे कि मैंने उस दिन जब आपको पावर ड्यूटीज प्रोसीजर पढ़ाया था उसके बाद मैंने सेक्शन 21 पे उसको स्टॉप करा था एंड देन मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 22 से हमारा स्ट्राइक एंड लॉकआउट का जो प्रोविजन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्ट्राइक देखते हैं क्या होता है। हमें पता है कि स्ट्राइक की राइट किसको मिली है, स्ट्राइक करने की राइट हमारी एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कमैन को मिली है। वहीं पे लॉकआउट की राइट किसको मिली है, तो लॉकआउट की राइट हमारी किसको मिली है, वो एम्प्लॉयर्स को मिली है। ओके, तो राइट में बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि हमें फंडामेंटल राइट है कि हम स्ट्राइक पे जाएं। ठीक, ये क्या है हमारी एक, लेकिन ये एक्ट क्या करता है, हमें ये राइट प्रोवाइड करता है कि हम स्ट्राइक या लॉकआउट पे जा सकते हैं, बट क्या है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके। ठीक, अगर हम वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा जो स्ट्राइक और लॉकआउट है वो क्या माना जाएगा, इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट माना जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या है, हमको जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उस स्ट्राइक से या उस लॉकआउट से, तो वो बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब अगर जनरली मैं बात करूं कि कोई भी वर्कमैन स्ट्राइक पे क्यों जाएगा, ठीक, मान लीजिए उसने क्या किया, कोई भी डिमांड रखी अपनी। ठीक है, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कलेक्टिव वर्कमैन की बात कर रही हूँ कि कई सारे वर्कमैन मिलके अपनी कोई डिमांड रेज करते हैं एम्प्लॉयर के सामने। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर क्या करता है, उनकी डिमांड को नहीं सुनता है। उन्होंने क्या किया, सारे प्रोसीजर फॉलो किए कि उन्होंने नोटिस भी भिजवाई और अपनी डिमांड जो भी थी उसको रिटन फॉर्म में क्या किया, एम्प्लॉयर को दिया, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या किया, उसने उनके डिमांड्स को इग्नोर किया और फुलफिल नहीं किया। तो उस केस में हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास क्या आ जाता है, उनके पास ये राइट आ जाता है, ये एक्ट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ये क्या करता है, उनको एक राइट दे देता है कि वो क्या कर सकते हैं, आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं। ठीक है, अपनी डिमांड को फुलफिल कराने के लिए। उसी तरीके से मैं लॉकआउट की बात करूँ तो लॉकआउट क्या होता है, आपका एक टेम्पररी क्लोजर होता है। क्लोजर बेसिकली क्या होता है, हम दो वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे। एक होता है हमारा लॉकआउट, ठीक है, और एक होता है हमारा क्लोजर। तो इन दोनों में डिफरेंस, अगर बेसिक मीनिंग अगर या फिर डिफरेंस देखा जाए तो क्या होता है, लॉकआउट हमारा टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ वर्क या फिर टेम्पररी कह सकते हैं हम क्लोजर ऑफ एम्प्लॉय एस्टैब्लिशमेंट, टेम्पररी क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये हमारा लॉकआउट होता है। ओके, वहीं मैं अगर बात करूं क्लोजर क्या है, तो क्लोजर क्या होता है, क्लोजर में परमानेंट क्लोजिंग होता है, परमानेंट 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 क्लोजर ऑफ स्टैब्लिशमेंट। ठीक, अब ये किन किन कंडीशंस में हो सकता है कि कब हमारा लॉकआउट होगा, कब हमारा क्लोजर होगा, कब हमारा स्ट्राइक होगा, या फिर कब हमारे स्ट्राइक को लीगल माना जाएगा, कब वो स्ट्राइक जो है इलीगल मान ली जाएगी, या फिर लॉकआउट जो है वो कब लीगल माना जाएगा, कब इलीगल मान लिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इन डिटेल आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे और उसके बाद हम स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या डिफरेंस हो सकता है वो भी देखेंगे कि स्ट्राइक भी, लॉकआउट क्या होता है हमारा टेम्पररी पीरियड के लिए होता है और क्लोजर क्या होता है हमारा परमानेंट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आई होप आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई कि स्ट्राइक क्या है, लॉकआउट क्या है, किस, इन दोनों के राइट्स किसके पास है, मतलब ये कौन जो है स्ट्राइक पे कौन जा सकता है और लॉकआउट पे कौन जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इसी से स्टार्ट करते हैं। स्ट्राइक और लॉकआउट पे जाने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पोर्शन देखते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल पीस
and harmony are the essential to any nation's economic and social progress। ठीक है, किसी भी नेशन को अगर सोशली और इकोनॉमिकली क्या करना है, प्रोग्रेस करना है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल पीस और हार्मोनी वहाँ पे क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। जब हम स्टार्टिंग की क्लासेस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ रहे थे तो उसके पर्पस में, उसके ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखा था कि उसका क्या एक फंक्शन है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव है, पीस मेंटेन करना। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर कोई किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उसको क्या करना, पीसफुली सेटल डाउन करना, ताकि क्या हो, कोई भी ब्रीच ना हो वहाँ पे या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो हमारी सोसाइटी को। ठीक है, तो पीस को मेंटेन करना ही एक हमारा क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। तो वहाँ पे स्ट्राइक भी उसी तरीके से, स्ट्राइक पे ना जाए या फिर इलीगल स्ट्राइक ना हो, इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने क्या कर दिया है, एक प्रॉपर प्रोसीजर प्रोवाइड कर दिया कि इस प्रोसीजर को फॉलो करके ही आप क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक पे जा सकते हैं या लॉकआउट पे जा सकते हैं, ताकि पीस और हार्मोनी क्या हो सके, सोसाइटी की वो मेंटेन हो सके। However, difference between employers and employees are inevitable in an industrial setup, often leading to dispute over wages, working conditions, एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, आपको कॉजेज बता रहा है कि किन किन कॉजेज पे क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। क्या क्या हो सकती हैं, मान लीजिए वेजेस को लेके डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, या फिर हमारा वर्किंग कंडीशन, जैसी वर्किंग कंडीशन वो चाह रहे हैं वैसी वर्किंग कंडीशन आप उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो उस केस में भी डिस्प्यूट क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में। ठीक, व्हेन सच डिस्प्यूट escalate without resolution they may culminate strike और लॉकआउट। ठीक, अब डिस्प्यूट तो रेज हुआ है, लेकिन मान लीजिए उस डिस्प्यूट में ही क्या है, वो डिस्प्यूट सेटल डाउन नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, आपस में मिलके सेटल डाउन या फिर जो भी मोड्स प्रोवाइड किए गए थे उसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, अपने डिस्प्यूट को अगर सेटल डाउन नहीं कर रहे हैं तो वही क्या बन जाता है, हमारा कारण बन जाता है कि एम्प्लॉयर जो है लॉकआउट पे चला जाता है और एम्प्लॉय जो है वो हमारा स्ट्राइक पे चला जाता है। ठीक है, now next, both the strike and lockout are integral component of collective bargaining। collective bargaining का क्या मतलब होता है, कई लोग मिलके क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक या लॉकआउट पे जा रहे हैं। ठीक है, कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या है, वो एक की डिमांड, एक इंडिविजुअल की डिमांड नहीं है, वो कई लोगों की मिलके एक डिमांड है जो कि वो क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं एम्प्लॉयर के सामने या एम्प्लॉयर रेस कर रहा है एम्प्लॉय के सामने। ओके, collective bargaining process serving a pressure tools in industrial negotiation, while a strike refers workers expression of protest or demand, a lockout symbolizes the employer's countermeasures to ensure operation discipline। ठीक, ये मैंने आपको बताया कि इन दोनों में क्या है, स्ट्राइक पे कौन जा सकता है और लॉकआउट पे कौन जा सकता है, यहाँ पे यही बता रहा है। स्ट्राइक पे जो है हमारा वर्कर जा सकता है अपनी डिमांड को फुलफिल कराने के लिए, लॉकआउट पे जा सकता है हमारा कौन, एम्प्लॉयर जा सकता है ऑपरेशन डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इन इंडिया द राइट टू स्ट्राइक इज नॉट फंडामेंटल राइट। ठीक, मैंने आपको बताया क्या, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा जब, तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि राइट टू स्ट्राइक कहीं पे भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, बट स्टैट्यूटरी राइट क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है हमें प्रोवाइड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक पे जा सकते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है सब्जेक्ट टू लीगल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, जो ये एक्ट ही उन पे लगाता है कि इतने टाइम लिमिट के आपको नोटिस देनी पड़ेगी, इतने टाइम लिमिट में आपको स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। ये सारी जो भी प्रोविजंस हम पढ़ेंगे आगे, वही रेस्ट्रिक्शंस जो है ये क्या करता है, हमारा इम्पोज करता है ये एक्ट अंडर द लेबर लेजिस्लेशन। लेबर लेजिस्लेशन क्या है, इसका एक एग्जांपल आपका क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही है। उसके अलावा जो अदर एक्ट हम पढ़ेंगे वो भी लेबर लेजिस्लेशन के अंडर में आते हैं। सिमिलरली अ लॉकआउट आर लॉफुल only when they are conducted in compliance with the specific legal procedure। ठीक, ये भी मैंने आपको बताया कि कोई भी स्ट्राइक या फिर कोई भी लॉकआउट जो है वो लॉफुल तभी माना जाएगा जब आपने क्या किया है, जो भी प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन करे हैं उसको आपने फॉलो करके क्या करा है, उसको स्ट्राइक या लॉकआउट पे आप गए हैं। Historically, these aspects were governed by the Industrial Dispute Act 1947, which laid the foundation for industrial relation in post-independence in India। ठीक है,
तो अभी भी क्या है, हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही उसको क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। किसी भी लीगल या इलीगल या फिर लीगल इलीगल स्ट्राइक को या फिर लीगल इलीगल लॉकआउट्स को कौन गवर्न कर रहा है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि 1947 का है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी वही काम कर रहा है। ओके। However, with the evolution and diversification in industrial activities, the need for more unified and integrated and simplified legal structure has been evident. ठीक है, मान लीजिए अभी तक तो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही था, लेकिन अब जैसे जैसे हमारी जो सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही है, वैसे वैसे उनका क्या है, उसमें और भी ज़्यादा यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड और सिंप्लीफाइड लीगल स्ट्रक्चर की डिमांड करी जा रही है। ठीक है, एंड हैज़ बिकम एविडेंट। ठीक, दिस लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ठीक, अब हमारी नीड्स को, हमारी डिमांड को देखते हुए क्या हुआ, नया कोड लेके आया गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ठीक है, one of the 4 labor codes introduced by the government of India to consolidate, modernize and relation existing labor laws। ठीक है, ये बेसिकली क्या करने के लिए लेके आया गया था, जो भी लेबर रिलेशंस हैं उनको कंसोलिडेट करने के लिए, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको रैशनलाइज करने के लिए। ठीक है, हमारा ये कोड लेके आया गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ओके, क्योंकि हमें पता है क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती है, वैसे वैसे हमारी नीड्स भी चेंज होती हैं। तो अगर हमारा काम क्या है कि हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हम नए नए लॉज बनाएं। ठीक, तो उसी तरीके से जैसे जैसे पहले तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, अभी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही है, लेकिन उसी कंटेंट्स को मॉडर्नाइज, कंसोलिडेट करने के लिए क्या आ गया, हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 भी लेके आया गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक, दैट इज स्ट्राइक। स्ट्राइक हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कहाँ डिफाइंड है, तो सेक्शन 2Q। ठीक है, सेक्शन 2Q हमारा क्या करता है, स्ट्राइक को डिफाइन करता है। ये डेफिनेशन भी आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, और सेक्शन नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा अपने जो भी आंसर आप लिखोगे वहां पे। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। Strike is a ceasing of work by employees of an industry with an objective of forcing an employee to meet a particular demands। ठीक है, स्ट्राइक में क्या होता है, आपने कई सारे ऐसे मूवीज में भी देखा होगा कि स्ट्राइक में क्या करते हैं, जो काम है आपका, जो वर्क है आपका, जो काम आपको करना होता है कहीं जाके, वो काम करना ही आप बंद कर देते हैं। और काम करना बंद करने के पीछे कारण क्या होता है कि आपकी कोई डिमांड है जो कि आप रेज कर रहे हैं एम्प्लॉयर के सामने, ताकि एम्प्लॉयर आपकी डिमांड क्या है, फुलफिल करे। ठीक है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो उससे उसका क्या होगा, अगर एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयर का लॉस होगा, जिसके वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज की डिमांड फुलफिल करनी पड़े। ठीक है, तो इसी वजह से एम्प्लॉयज क्या करते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ताकि एम्प्लॉयर उनकी जो भी पर्टिकुलर डिमांड है उसको क्या करे, फुलफिल करे। ठीक है, इट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग It is a mutual understanding between worker to cease work or even employment, all with the motive of drawing an attention of management concerning their various demand। ठीक है, बेसिकली इसी के लिए है ताकि जो मैनेजमेंट है उनकी जो भी वेरियस डिमांड्स है उस पर क्या करे, अपना अटेंशन लेके आए और उनका जो भी डिमांड है उसको क्या करें, वो फुलफिल करें। ठीक है, then in order for a strike to take place, the following components should be in place in accordance to the act। There has to be an industry। बेसिकली आप कह सकते हो ये क्या है, essential elements हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके essential elements हैं, essential of strike। तो सबसे पहले अगर आपकी स्ट्राइक की बात करूँ तो आपको अगर 2Q में उस इंडस्ट्री को फॉलो करना है, उस एस्टैब्लिशमेंट को फॉलो करना है, अपने स्ट्राइक को क्या करना है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू गवर्न कराना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसेंशियल एलिमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या है, देयर हैज़ टू बी एन इंडस्ट्री। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्प्यूट अराइज होना चाहिए। ठीक है, वर्क मस्ट बी स्टॉप, एम्प्लॉय ने क्या किया, काम करना बंद कर दिया होना चाहिए। इट मस्ट बी कंबाइंड एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक इंडिविजुअल स्ट्राइक पे नहीं जाता है, कई सारे लोग मिल के, मैंने अभी आपको बताया कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की है मैंने। ठीक है, कलेक्टिवली वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना के स्ट्राइक पे जाते हैं। अ रिलेशन बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना भी मस्ट है वहाँ पे।
इट शुड बी अ प्लान्ड रिफ्यूजल ऑफ वर्क, ठीक है। उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ क्या किया है, ग्रुप बनाया और ये डिसाइड कर लिया कि हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसेंशियल्स ऑफ स्ट्राइक। क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो इंडस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होगी तो हम ये कैसे कहेंगे कि स्ट्राइक पे जा रहे हैं लोग, ठीक है। उसके बाद उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, और एम्प्लॉयज जो है कलेक्टिवली ये डिसाइड किए होने चाहिए, आप प्रॉपरली प्लान करके ये क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक पे जा रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं स्कूल टाइम में अपने बंक करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया हमारा, स्ट्राइक की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा अगर मैं स्ट्राइक में आपको एक केस बताऊं, तो आप एक बार उसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेना केस लॉस को। केस नोट डाउन कर लेना आप, बकिंगम, सॉरी बकिंगम केस है आपका, बकिंगम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड वर्सेस बकिंगम वर्कर्स ऑफ वर्सेस वर्कर ऑफ बकिंगम एंड, यहाँ पे लिख लीजिए आप, वर्सेस वर्कर ऑफ बकिंगम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इस केस में क्या बोला गया था, ये केस का नाम है बकिंगम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कर ऑफ बकिंगम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या बोला गया था कि जो स्ट्राइक पे अगर जा रहे हो तो उसमें सबसे एसेंशियल चीज क्या होनी चाहिए, कि यहाँ पे सबसे एसेंशियल चीज होनी चाहिए आपका हेल्ड cessation of work is essential for strike, ठीक। जब तक आप काम नहीं रोकोगे ये नहीं माना जाएगा कि आप क्या हो, स्ट्राइक पे गए हो, ठीक। तो इस केस में यही कहा गया था कि सेसेशन ऑफ वर्क क्या है, वो इसेंशियल एलिमेंट है, मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट है फॉर क्या कह सकते हैं आप, स्ट्राइक पे जाने के लिए, ठीक है। ये केस आप लिख लेना। एंड देन एक केस और है आपका, वो है एक केस और लिख लीजिए आप, मॉडल, एक केस और है आपका मॉडल मिल्स लिमिटेड वर्सेस आपका है धर्मोदास, ठीक है। ये दोनों केस आपके क्या हैं, स्ट्राइक पे ही हैं। इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये हुआ था कि अगर कोई स्ट्राइक जो है इंडिविजुअल लेके आता है, ठीक है, तो वो स्ट्राइक क्या मानी जाएगी, वो स्ट्राइक आपकी इलीगल मानी जाएगी। हेल्ड इफ स्ट्राइक called individually it will be illegal strike, ठीक। ये दोनों केस आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये केस आपके स्लाइड्स में नहीं एडेड है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे अपने
नोटबुक में, ठीक है। सबसे पहला केस है हमारा क्या, बकिंगम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कर ऑफ बकिंगम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या कहा गया था कि अगर आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, सबसे जरूरी सेसेशन ऑफ वर्क होना चाहिए। सेसेशन मतलब कि स्टॉपेज ऑफ वर्क, आप काम करना बंद करेंगे तो ही माना जाएगा कि क्या है, आप स्ट्राइक पे गए हैं, ठीक। और दूसरा केस है मॉडल मिल्स लिमिटेड वर्सेस धर्मोदास। इसमें कहा गया कि अगर स्ट्राइक जो इंडिविजुअली कॉल किया जा रहा है तो वो स्ट्राइक क्या मानी जाएगी, इलीगल स्ट्राइक मानी जाएगी, ठीक। तो आई होप आपको ये केसेस वहां पे ऐड कर लीजिएगा। एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक। अब हम देखते हैं लॉकआउट क्या है। लॉकआउट हमारा 2 क्लॉज एल में शायद डिफाइंड है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। लॉकआउट कहाँ पर डिफाइंड है एक बार देख लेना। अ लॉकआउट इज द एक्ट ऑफ एम्प्लॉयर। मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक पे कौन जाता है, वर्कर जाता है, और लॉकआउट पे एम्प्लॉयर जाता है हमारा, ठीक है। लॉकआउट इज द एक्ट ऑफ एम्प्लॉयर दैट इंटेल्स क्लोजिंग ऑफ द वर्क प्लेस टेम्परेरीली। ये याद रखिएगा, टेम्परेरीली, क्योंकि अगर वो परमानेंट हो रहा है तो परमानेंट हमारा लॉकआउट नहीं रह जाएगा, वो क्लोजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। सस्पेंडिंग अ वर्क और कटिंग शॉर्ट द एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या कर सकते हैं, या तो वो काम बंद कर देंगे, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयर्स को काटना शुरू कर देंगे। काटना मतलब क्या है, उनकी जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनको कम करना शुरू कर देंगे, मतलब निकालना शुरू कर देंगे, ठीक। ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इनिशियली एम्प्लॉयड, ठीक। अ लॉकआउट इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन दैट एम्प्लॉयर्स होल्ड व्हेन द लॉक हेड्स विद द एम्प्लॉयज, ठीक। बेसिकली ये क्या होता है, ऐसे कई बार आप देखे होंगे कई सारे कंपनीज में या फैक्ट्रीज में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एम्प्लॉयर क्या होता है, ज्यादा लोगों को काम नहीं दे सकता है जस्ट बिकॉज कि उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक। और उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो इस टाइम पे क्या करता है, वो लोगों को कम करना शुरू कर देता है, जितने भी वर्कमेंस हैं उनको कम करना शुरू कर देता है, ताकि कम लोग रहेंगे तो उसको कम लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो क्या होता है, लॉकआउट। हो सकता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए निकाले कि जैसा ही क्या होगा, हमारी दोबारा से प्रॉफिट हो गया, हम आपको वापस बुला लेंगे, ठीक। तो उस केस में या तो वो काम करना ही बंद कर देगा कि सबका काम रोक देगा कि नहीं करना है काम, तो वो लॉकआउट होगा। लेकिन जो काम करना बंद करेगा वो टेम्पररी पीरियड के लिए ही करेगा, ये याद रखिएगा। देन हमारा आता है लॉकआउट हैज टू हैव द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू बी काउंटेड एज अ लॉकआउट, ठीक है। इसमें क्या है, ये भी इसेंशियल एलिमेंट्स है आपके कि लॉकआउट के क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। देयर हैज टू बी अ टेम्पोरल शटडाउन ऑफ द एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टेम्पररी शटडाउन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का। इट कुड ऑल्सो बी टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द वर्कर और होल्डिंग बैक ऑफ वर्क फ्रॉम द वर्कर, ओके। जो मैंने आपको बताया, द एम्प्लॉयर हैज टू हैव डिमांड दैट लीड्स टू इनिशिएट द लॉकआउट। द लॉकआउट टचेस एनी नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड विद इन द इंडस्ट्री, ठीक। लॉकआउट में क्या हो सकता है, किसी को भी वो क्या कर सकते हैं, अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कम करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो किसी को भी वहां से निकाल सकते हैं। On the other hand, there are some actions that do not count as lockout. कुछ actions हमें लगते हैं lockout की तरह, but उनको हम lockout नहीं मानेंगे। कौन कौन से actions हैं, जैसे when the employer stops late comers from working on that day। अब मान लीजिए कोई भी employee है या फिर कोई भी worker है, वो जो टाइम फिक्स किया गया है उसमें उस टाइम पे नहीं आ रहा है, जिसके वजह से एम्प्लॉयर ने क्या किया, उसको मना कर दिया कि अब आज लेट आया तो आज तुम्हें काम पे या फिर हम कंपनी में एंट्री नहीं देंगे। तो क्या वो लॉकआउट की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या कर रहे हैं, हम उसकी वर्क को रोक रहे हैं, उसको काम करने से रोक रहे हैं, टेम्पररी पीरियड के लिए रोक रहे हैं। तो क्या वो लॉकआउट की कैटेगरी में आएगा, तो नहीं, वो लॉकआउट की कैटेगरी में नहीं आएगा। प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयज हुज सर्विस हैज बीन सीज्ड फ्रॉम गोइंग टू द प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। मतलब जो कि प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयज हुज सर्विस हैज बीन सीज्ड, जिसकी सर्विस को रोक दिया गया था, उसको, वो अगर आप आ रहे हैं दोबारा तो उसको अगर आप मना कर रहे हो तो वो भी लॉकआउट की कैटेगरी में नहीं आएगा। सीज किसी भी वजह से हो सकता है रिटायर्ड हो, या फिर किसी की कोई ऐसा काम किया उसने जिसकी वजह से आपने उसको क्या कर दिया, वहां से निकाल दिया, और दोबारा वो आ रहा है तो उसको अगर आप रोक रहे हो तो क्या वो लॉकआउट की कैटेगरी में आएगा, तो वो भी लॉकआउट की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक हमने देखा क्या है, स्ट्राइक में हमने केस लॉज देखे, स्ट्राइक के एसेंशियल एलिमेंट्स देखे। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। हमें पता है कि स्ट्राइक्स पे जाने का
कई तरीका होता है, जैसे कि आप मूवीज में भी देखोगे अगर, तो मूवीज में भी जो स्ट्राइक पे जाते हैं लोग अलग अलग तरीके से जाते हैं। कई लोग ऑफिस में बैठ के भी क्या करते हैं, काम करना बंद करते थे, कई लोग रोड पे बैठ के ऐसे स्ट्राइक पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग स्ट्राइक पे भी जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से स्ट्राइक का क्या मतलब है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड हैव रिजॉल्व टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्राइक, ठीक है। वर्कर्स के पास कई सारे टाइप के स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से वो क्या कर सकते हैं, अपना काम करना रोक देंगे, जिससे कि एम्प्लॉयर का प्रॉफिट बंद हो जाएगा। क्या है बेसिकली उनका मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है, उनको किसी भी तरीके से अपनी डिमांड फुलफिल करानी है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से उसके प्रॉफिट रोकने का बस काम करेंगे कि उसका प्रोडक्शन रुक जाए एम्प्लॉयर का, जिसके वजह से वो लॉस में जाएगा, और लॉस में जाएगा तो इनके डिमांड्स वो फुलफिल करेगा। तो उसको क्या करना है, बस यही काम करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। द strikes differ in their mode of action they come along with. Some strikes produce different impacts on the industry, though they all aim at the same result. रिजल्ट क्या है, सेम एम क्या है इनका, सेम क्या, अपने डिमांड्स को फुलफिल कराना। दो उनके मोड्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि क्या हो सकते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। सबसे पहला जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक सबको पता है भाई, रोड पे उतर के और स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं अपने डिमांड्स फुलफिल कराने के लिए। दूसरा होता है सिट डाउन स्ट्राइक। तीसरा होता है पेन टूल डाउन स्ट्राइक। ऑफिस में बैठेंगे, बैठ के काम नहीं करेंगे। पेन टूल डाउन मतलब कि सब कुछ बंद करके बैठेंगे, ठीक। ऑफिस आएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। गो स्लो स्ट्राइक, गो स्पीड स्ट्राइक, ये सारे क्या हैं, आपके स्ट्राइक्स हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक हैं, जिसको हम इन डिटेल में देखते हैं कि इन सारे का क्या मतलब है, ठीक है। जनरल स्ट्राइक क्या होता है, अ जनरल स्ट्राइक इज सेड टू बी ए लीगल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, लीगल स्ट्राइक है, सिंस इट फॉलोज ऑल द प्रोटोकॉल्स एज स्टेटेड इन द एक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो भी प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उन सबको ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि हमारा जो जनरल स्ट्राइक है वो क्या है, लीगल स्ट्राइक है। एम्प्लॉयज बिगिन बाय गिविंग अ स्ट्राइक नोटिस। सबसे पहले वो क्या करते हैं, अगर उनको जाना है स्ट्राइक पे, तो उस केस में वो एम्प्लॉयर को नोटिस देंगे कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जो भी प्रोसीजर बेसिकली हमारा दिया हुआ है। टू मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री दे वर्क फॉर। जिस भी इंडस्ट्री के लिए वो काम करते हैं उनको नोटिस देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ओके। If the management fails to settle the dispute, if the management fails to settle the dispute within the given time or in the strike notice, the strike will be launched after the expiry of the notice. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नोटिस जो लिखा था उस नोटिस में बोला था कि इतने दिन में हमारी डिमांड पूरी कर दो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे। जो एम्प्लॉयर था उसने नोटिस पढ़ा, नोटिस पढ़ने के बाद भी जो भी टाइम ड्यूरेशन एम्प्लॉयज ने दी थी एम्प्लॉयर को अपनी डिमांड फुलफिल कराने के लिए, एम्प्लॉयर ने उसको फुलफिल नहीं करी, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करेंगे, अगर वो स्ट्राइक पे जाते तो वैलिड स्ट्राइक या लीगल स्ट्राइक मानी जाएगी, ठीक। ऑल द ट्रेड यूनियंस लिंक टू द डिमांड एट द हैंड पार्टिसिपेट इन जनरल स्ट्राइक। जितने लोग भी यूनियन बना के डिमांड किए थे वो सारे लोग स्ट्राइक में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। देन दूसरा आता है आपका सिट डाउन स्ट्राइक। अब सिट डाउन स्ट्राइक क्या है, दिस काइंड ऑफ स्ट्राइक इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी इन देयर वर्क प्लेस। नॉर्मली they take their position in the various areas of work, but here comes the game changer, they simply sit and do nothing। ऑफिस में बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, या रोड पे बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये क्या है, सिट डाउन स्ट्राइक। मतलब कि आप आएंगे ऑफिस, टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, बट काम नहीं करेंगे, ठीक। तो दिस इज शट डाउन स्ट्राइक। ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्राइक। They might also choose to just hang around the industry premises. The objective of this strike to cripple the production। ये क्या करेंगे, ऑफिस जहाँ पे होगा इनका, जहाँ पे भी इंडस्ट्री होगी उसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि इनका और काम नहीं करने आएंगे, ठीक है। इनका सिर्फ और सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव होगा कि जो भी इंडस्ट्री उसका प्रोडक्शन रोकना, ठीक। द इंडस्ट्री ends up of incurring huge losses due to no work being done at all, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा, अगर प्रोडक्शन रुक जाएगा तो एम्प्लॉयर को क्या होगा, बहुत लॉस होगा, ठीक है, उस केस में। और वो क्या करेंगे, लॉस के वजह से इनकी जो भी डिमांड्स होंगी उनको फुलफिल करेंगे। इट ऑल्सो अ ग्रेट पेन एंड शेम टू द एम्प्लॉयर्स
since the rate of production is going down in the presence of worker, ये क्या होगा, ये भी तो देखा जाएगा कि वर्कर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्कर क्या करेंगे, आएंगे भी और इंडस्ट्री के इर्द गिर्द सब घूमेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, तो सबके दिमाग में ये चलेगा कि वर्कर के आने के बाद भी इनका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, शॉर्टेज में जा रहा है या लूज हो रहा है या कम हो रहा है, जिसके वजह से उनके लिए क्या होगी, शर्मनाक बात होगी बेसिकली एम्प्लॉयर्स के लिए। तो भी वो क्या करेंगे, वो इनकी जो भी डिमांड्स है उसको फुलफिल करेंगे। हु हैव रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी टू वर्क विच दे इवेंचुअली एंड अप नॉट डूइंग। ओके, तो ये था हमारा सिट डाउन स्ट्राइक। अब थर्ड देखते हैं पेन और टूल डाउन स्ट्राइक। ये किस टाइप की स्ट्राइक है, दिस टाइप ऑफ स्ट्राइक शेयर्स सम सिमिलैरिटी विद द सिट डाउन स्ट्राइक। जैसे कि सिट डाउन स्ट्राइक में क्या है, आप ऑफिस जाएंगे बट आप क्या नहीं है, काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसी तरीके से पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक भी होता है। फॉर द पेन डाउन इट मोस्टली टेक्स अ प्लेस अमंग अ पीपल विद अ वाइट कॉलर जॉब्स और रैदर पीपल हु वर्क्स इन ऑफिस। ये पेन डाउन और टूल डाउन जो स्ट्राइक है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, आपके ऑफिसेज में काम करते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं। वाइट कॉलर मतलब हाई प्रोफाइल पे जाके क्या करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए क्या है, ये हमारा ये पेन डाउन या फिर टूल डाउन स्ट्राइक रखा गया है। टूल डाउन इज फॉर द वर्कर इन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज लाइक फैक्ट्रीज टू बी स्पेसिफिक। This type of strike qualifies to be a strike since the member drop down their items in work in unison and refuse to work। ठीक है, जिस भी चीज़ से क्या करते हैं, वो अपने ऑफिस में काम करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, टेबल पे रखेंगे, सामने रखेंगे, ऑफिस में बैठेंगे आके बट काम नहीं करेंगे, जिसके वजह से भी क्या होगा, एम्प्लॉयर का प्रोडक्शन रुकेगा, एम्प्लॉयर को लॉस होगा और उसके वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स के डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये है हमारा पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक। ये बेसिकली आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स में मिलेगा या फिर जहाँ पे ऑफिसेज होते हैं, आप देखे होंगे जो भी प्राइवेट ऑफिसर्स होते हैं या कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनकी बात कर रहा है पेन डाउन या टूल डाउन स्ट्राइक में। देन हमारा आता है गो स्लो स्ट्राइक। गो स्लो स्ट्राइक क्या है आपका, द गो स्लो स्ट्राइक एम्ड एट शोइंग द एम्प्लॉयर्स हाउ ऑफेंडेड द एम्प्लॉयज आर। The employees report for duty as usual and could even get a work, but with only one distinction: they don't actually do anything productive। काम करेंगे, ऑफिस आएंगे, टाइम पे आएंगे, बट ऐसा काम करेंगे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत स्लो काम करेंगे। मतलब जो चीज़ आपको एक हफ्ते में होनी चाहिए थी, वो इतना स्लो करेंगे कि वो काम आपको 20 दिन में मिलेगा करके, तो उससे भी तो क्या होगा, उनका प्रोडक्शन तो रुकेगा ना। तो ये क्या हो जाता है, गो स्लो स्ट्राइक, जिसके वजह से इनको क्या किया जाता है, जिसके वजह से इनको रोका जाता, सॉरी, ये गो स्लो, जिसके वजह से भी एम्प्लॉयर का क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, उसको लॉस होगा और उसको क्या किया जाएगा, हमारा गो स्लो स्ट्राइक की कैटेगरी में रखा जाएगा। और द डिले इन ऑल दैट दे डू एंड आउटकम्स टर्न्स लिटिल और नो प्रोडक्टिव एट ऑल। क्योंकि जब टाइम पे चीज़ें नहीं मिलेंगी तो उसका प्रोडक्शन भी लॉस होगा, प्रोडक्शन में लॉस होगा तो जिसके वजह से क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को उनकी जो भी डिमांड्स है उसको पूरी करनी पड़ेगी। ओके, आई होप गो स्लो स्ट्राइक समझ में आया आपको। देन द यूनिक थिंग अबाउट दिस स्ट्राइक इज दैट at the end of the day the employees demand for their wages. This aspect make go slow strike the most harmful strike compared to the total desertion of work like the general strike. No production has been made but the workers have to be paid because they are demanding for it। वो आ तो रहे हैं ना, काम नहीं कर रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो टाइम पे ऑफिस में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एम्प्लॉयर है उसको पे तो करना ही पड़ेगा, उस केस में उनको पे तो करना ही पड़ेगा, और जिसके वजह से वो और लॉस में जाएगा और उनको इनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। तो गो स्लो स्ट्राइक पे भी जाके क्या कर सकते हैं, वर्कर्स अपने डिमांड पूरी करा सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज गो स्पीड स्ट्राइक। गो स्पीड स्ट्राइक क्या है आपकी, इट इज नॉट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्राइक बट इट हैज ऑल्सो प्रूवन अ बियर रिजल्ट। Unlike the go slow strike, the workers of the industry give notice to the employer in advance stating various demands that they have। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज या वर्कमैन क्या करते हैं, जो भी उनके डिमांड्स हैं उसको वो एडवांस में उनको दे देते हैं कि ये हमारी क्या है, डिमांड्स हैं। They go ahead to give the duration of time of management
टू लुक इनटू दोज डिमांड्स। उनको टाइम ड्यूरेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि इस डिमांड को इतने दिन में आप क्या करो, पूरा कर दो, ठीक है। By any chance, if the management fails to meet the stated demand in the given time, the workers resort to strike. ठीक, अगर वो नहीं पूरी करते हैं तो उस केस में वर्कर्स क्या करेंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे। दिस इज गो स्पीड स्ट्राइक, a kind of strike that sees them work harder, hence making greater level of production in the industry. The increase in the production is meant to channel their discontentment with the management. The unique strike sees the workers working on overtime, which in turn causes the employer to feel humiliated. ठीक, ये ओवर टाइम करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, जिसके वजह से, और उसके बाद भी प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसके वजह से इसको लॉस भी होता है, एम्प्लॉयर को ह्यूमिलिएशन भी फील करना पड़ता है कि इसकी फैक्ट्री में लोग क्या है, ओवर टाइम कर रहे हैं, फिर भी इसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है आपका गो स्पीड स्ट्राइक। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ स्ट्राइक यहाँ पे समझ में आई। जो भी टाइप्स ऑफ स्ट्राइक मैंने आपको बताए, इन डिटेल बताए। सो let's move to the next slide. The overproduction brings about the problem in the distribution of raw materials, storing and keeping stock of the finished and unfinished products and so forth, generally causing an economic collision. The employer is then forced to meet the demand. ये भी गो स्पीड का ही है। गो स्पीड में क्या होता है, ये ओवर टाइम वर्क करते हैं, ओवर टाइम वर्क करने की वजह से ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के पास क्या है, उतनी जगह नहीं है कि उतने स्टॉक्स को अपने अंदर या फिर अपने जो भी वेयर हाउस है, जहाँ पे भी वो रखता होगा वहाँ पे वो रख पाए, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, आधे से ज़्यादा उसके स्टॉक्स वेस्ट हो जा रहे हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, इस चीज़ से भी परेशान होके एम्प्लॉयर परेशान होके क्या करेगा, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसकी डिमांड्स को फुलफिल करेगा। ठीक, then boundaries of strikes are not allowed to take place। ठीक है, स्ट्राइक्स जो हैं, बाउंड्रीज ऑफ स्ट्राइक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कह रहा है स्ट्राइक्स आर नॉट अलाउड टू टेक प्लेस व्हेन द एम्प्लॉयर हैज नॉट गिवन नोटिस। यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है कि कब जो है स्ट्राइक वैलिड स्ट्राइक होगी। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एम्प्लॉयर हैज नॉट गिवन अ नोटिस टू स्ट्राइक विद इन 6 weeks बिफोर द कमेंसिंग ऑफ द स्ट्राइक। ठीक, अगर आपने क्या किया, स्ट्राइक पे आप बैठ गए हो, लेकिन स्ट्राइक पे बैठने के 6 हफ्ते पहले आपको क्या करना था, एम्प्लॉयर को नोटिस देना था कि आप क्या है स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और अगर आपने वो नोटिस नहीं दिया तो वो एम्प्लॉयर जो है वो स्ट्राइक जो है वैलिड स्ट्राइक नहीं मानी जाएगी। बिफोर द एंड ऑफ 14 days आफ्टर गिविंग द नोटिस आपको क्या करना है, स्ट्राइक पे चले जाना है। ठीक है, 14 दिन के अंदर, विद इन 6 weeks, जिस दिन आपने स्ट्राइक, सॉरी आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। इसमें क्या है कि 6 हफ्ते में, जिस दिन आपने नोटिस दिया उसके 6 हफ्ते में क्या करना है, आपको स्ट्राइक पे चले जाना है। ठीक है, और उसमें भी 14 दिन बिता के, इनिशियल 14 days में नहीं, 14 days के बाद आपको क्या करना है, स्ट्राइक पे चले जाना है। ठीक, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्टेटेड इन द नोटिस हैज नॉट एक्सपायर्ड। The conciliation process before the conciliation officer is still pending। और उस टाइम पे अगर आप स्ट्राइक पे जा रहे हो तो आपकी स्ट्राइक क्या मानी जाएगी, इलीगल स्ट्राइक मानी जाएगी। क्योंकि जब हम अथॉरिटीज पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने क्या देखा था, कि क्या कहते हैं, आप जब तक प्रोसीडिंग चलेगी ना ही तो एम्प्लॉयर लॉकआउट पे जा सकता है, ना ही एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक पे जा सकता है। ठीक है, तो a duration of 7 days passes after settling the conciliation proceeding। ठीक, और जैसे ही कंसिलिएशन प्रोसीडिंग सेटल डाउन होगी उसके 7 दिन बाद आप क्या करोगे, स्ट्राइक पे जाओगे, अगर आपके फेवर में नहीं आ रही हैं चीजें तो। ठीक, देन आपका आ जाता है बाउंड्रीज ऑफ लॉकआउट। बाउंड्रीज ऑफ लॉकआउट क्या है, हमने स्ट्राइक का पढ़ा कि बाउंड्रीज ऑफ स्ट्राइक क्या होंगी, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाउंड्रीज ऑफ लॉकआउट क्या है, लॉकआउट्स आर नॉट अलाउड टू टेक प्लेस व्हेन द एम्प्लॉयर हैज नॉट गिवन अ प्रायर नोटिस अबाउट द लॉकआउट विद इन 6 weeks बिफोर द लॉकआउट। लॉकआउट के जाने के 6 हफ्ते पहले अगर उन्होंने नोटिस नहीं दी है तो वो लॉकआउट पे नहीं जा सकते हैं। बिफोर द एंड ऑफ 14 days आफ्टर गिविंग द नोटिस। The duration of time stated in notice has not been expired।
जो ड्यूरेशन दिया गया है वो एक्सपायर ना हो, मतलब 6 हफ्ते के अंदर जो आपको जाना था वो 6 हफ्ता एक्सपायर ना हुआ हो, तब भी आप क्या है लॉकआउट पे नहीं जा सकते। मतलब अगर एक्सपायर हो गया है तो उस केस में भी क्या है आप लॉकआउट पे नहीं जा सकते हैं। द कंसिलिएशन प्रोसेस बिफोर द कंसिलिएशन ऑफिसर इज स्टिल पेंडिंग, ठीक है। कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने क्या है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग अभी भी क्या है पेंडिंग है, तो उस केस में भी आप क्या है लॉकआउट पे एम्प्लॉयर नहीं जा सकता। अ ड्यूरेशन ऑफ 7 days passes आफ्टर सेटलिंग ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, ठीक, 7 दिन के बाद जा सकते हैं आप लॉकआउट पे, ठीक। देन ये हमने क्या किया इन डिटेल पढ़ा स्ट्राइक लॉकआउट में। स्ट्राइक लॉकआउट की डेफिनेशन देखें, स्ट्राइक लॉकआउट में जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो देखें, या फिर किस तरीके से हम कब कब बाउंड्रीज भी लगाई हमने कि क्या क्या बाउंड्रीज हमारे स्ट्राइक में हो सकती है, क्या क्या बाउंड्रीज हमारी लॉकआउट में हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखा हमने। एंड देन हमने टाइप्स ऑफ स्ट्राइक को भी क्या करा इन डिटेल देखा कि कौन कौन सी तरह के स्ट्राइक्स जो हैं वो हो सकती हैं जो कि एम्प्लॉय कर सकता है अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए। दो हमारा क्या है मोड अलग अलग होगा उस स्ट्राइक का, लेकिन उन सब का जो पर्पस होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। मतलब कि जो भी पर्पस होगा स्ट्राइक का वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो भी वर्कर्स के डिमांड है उसको फुलफिल कराना, ठीक। लेकिन उनको क्या है लीगल स्ट्राइक या लीगल लॉकआउट पे जाने के लिए नोटिस देना पड़ेगा। प्रॉपर प्रोसीजर जो भी हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है उसको उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही वो क्या करेंगे, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही वो लॉकआउट या स्ट्राइक पे जाएंगे, तो माना जाएगा कि हाँ ठीक है वो जो है स्ट्राइक या लॉकआउट वैलिड स्ट्राइक या लॉकआउट है, अदरवाइज वो इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट माना जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कब हमारी जो स्ट्राइक और लॉकआउट है वो इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम जो भी प्रोसीजर हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया है उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो जो ये प्रोसीजर वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये प्रोसीजर क्या है ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड आई होप अभी तक की क्लासेस में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि क्या क्या है। एंड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मेरे से पूछ लेना इन नेक्स्ट क्लास। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।